उधर फिलिस्तीन पर हमले के मुद्दे पर इजरायल यूरोपियन यूनियन से ही भिड़ गया। इजरायल ने दो टूक कह दिया कि फिलिस्तीन और उसके बीच का विवाद उसका आंतरिक मामला है और किसी को भी इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पिछले हफ्ते ही यूरोपियन यूनियन के एक अधिकारी ने एक लेख लिखकर इजरायल पर निशाना साधा था, जिसमें वेस्ट बैंक का जिक्र करते हुए इजरायल को घेरा गया था और ये दावा किया गया था कि वहां फिलिस्तीनियों को खतरा है। असल में फरवरी महीने के अंत में वेस्ट बैंक हिंसा की आग में झुलस उठा था। तब वहां दो इजरायलियों की हत्या के बाद फिलिस्तीनियों के घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी और इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हिंसा का यह दौर करीब 2 हफ्तों तक चला था। फिलिस्तीन ने आरोप लगाया कि इस दौरान उसके कई नागरिक इजरायली सेना की गोलियों का शिकार हो गए थे। और फिलिस्तीन के इसी आरोप के बाद यूरोपियन यूनियन ने इजरायल को आड़े हाथ लिया। यूरोपियन यूनियन के मुताबिक इजरायली सेना की कार्रवाई की वजह से ही वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है। लेकिन इजरायल ने यूरोपियन यूनियन को ही इस सब के लिए जिम्मेदार बता दिया। इजरायल ने आरोप लगाया कि यूरोपियन यूनियन की फंडिंग की वजह से ही वेस्ट बैंक में चरमपंथी संगठन फल फूल रहे हैं। इजरायल के मुताबिक हमास जैसे चरमपंथी संगठनों को फिलिस्तीनी सरकार का पूरा समर्थन है, जो इजरायल के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। इजरायल ने यूरोपियन यूनियन से मांग की है कि वो फिलिस्तीन को फंडिंग रोक दे ताकि वेस्ट बैंक में शांति आ सके। हालांकि ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि फिलिस्तीन के मुताबिक इस साल अब तक इजरायली सेना के हमलों में उसके 80 से ज्यादा नागरिक मारे गए। वहीं इजरायल ने दावा किया कि वेस्ट बैंक में अब तक उसके 14 से ज्यादा लोगों की हत्या हो चुकी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन पुतिन को बेहद खतरनाक हथियारों की मदद करने जा रहा है। दावा है कि चीन के ये हथियार जंग की सूरत बदलने की ताकत रखते हैं और पुतिन इनकी मदद से यूक्रेन को मसलने की पूरी तैयारी में है। हालांकि इस जंग में चीन पर पहले भी रूस की मदद करने के आरोप लग चुके हैं, लेकिन अब तक रूस ने किसी भी देश से हथियारों की मदद नहीं ली थी, क्योंकि रूस अपने आप में ही इतना शक्तिशाली है कि उससे अमेरिका भी कांपता है। पर माना जा रहा है कि अब इस जंग में उसका साथ देने के लिए चीन भी आने वाला है, जो अपने महाविनाशक हथियारों को पुतिन की सेना को सौंपने की तैयारी में है। हालांकि अमेरिका ने काफी पहले ही इस बात की आशंका जताई थी और उसकी खुफिया एजेंसी CIA इस पर लंबे वक्त से नजर भी बनाए हुए थी। अमेरिका की खुफिया एजेंसी के एक अधिकारी का दावा है कि पुतिन और शी जिनपिंग के बीच उन हथियारों की डील तय हो चुकी है जिनके जरिए पुतिन यूक्रेन में तबाही ला सकते हैं। और पुतिन ने इस प्लान पर काम करना भी शुरू कर दिया, जिसमें उनका जोड़ीदार चीन उनकी बड़ी मदद कर सकता है। दावा है कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन पर पूरी ताकत से वार करेंगे और इस हमले में वो चीनी हथियारों की मदद ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका समेत यूरोप के कई देश हथियार, टैंक और आर्थिक मदद कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रूस साल भर से जंग में अकेले ही डटा है, इसलिए माना जा रहा है कि अब अमेरिका के 2 कट्टर दुश्मन रूस और चीन मिलकर इस लड़ाई को खत्म करने की योजना बना रहे हैं, ताकि अगर उनके रास्ते में अमेरिका या नेटो की फौज आए तो वो उन्हें भी मिट्टी में मिला सके। इधर उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने 2 रोहिंग्या शरणार्थियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों अवैध तरीके से वहां रह रहे थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने उनके पास से फर्जी दस्तावेज और पासपोर्ट भी बरामद किए। आरोप है कि दोनों बांग्लादेश के रास्ते रोहिंग्या मुस्लिमों को भारत लाते थे और उनके फर्जी पहचान पत्र बनवाते थे। वहीं खबर है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों की एक टीम को दूसरे ग्रहों के जीवों यानी एलियन से जुड़ी एक बड़ी जानकारी मिली। पता चला कि अमेरिका के रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन की एक टीम ने इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें कई अहम जानकारियां दी गई और दावा किया गया कि दूसरे ग्रहों के जीवों के कुछ यान हमारे सौर मंडल में मौजूद हो सकते हैं। मतलब वही सौर मंडल जिसमें पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति जैसे ग्रह मौजूद हैं, उनमें एलियंस की स्पेसशिप भी मौजूद हो सकती हैं। पता तो ये चला है कि ये शिप बहुत कुछ वैसी हैं जैसे धरती पर बनने वाली स्पेसशिप होती हैं। नासा जैसी एजेंसियां अंतरिक्ष में स्पेसशिप भेजकर दूसरे ग्रहों से जुड़ी जानकारियां जुटाती हैं। पता चला है कि ठीक उसी तरह की कुछ रहस्यमयी स्पेसशिप सौर मंडल में मौजूद है। माना यह जा रहा है कि ये वो स्पेसशिप हैं जो एलियंस चला रहे हैं, ताकि वो पृथ्वी से जुड़ी जानकारियां हासिल कर पाएं। और इसीलिए इस रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है। दावा तो यह है कि दूसरे ग्रहों के जीवों से जुड़े बहुत सारे राज इस रिपोर्ट के जरिए खोले जा सकते हैं। पेंटागन की इस टीम की रिपोर्ट को कुछ महीनों बाद जारी किया जाएगा और उससे पहले इस ड्राफ्ट रिपोर्ट पर अमेरिका की कई संस्थाएं मोहर लगाएंगी। लेकिन इस रिपोर्ट के हिस्सों ने अभी से खलबली मचा दी। माना जा रहा है कि एलियन से जुड़ी जो पहेलियां दशकों से अनसुलझी हैं, उनके राज खुल सकते हैं। यहां तक कि दावा किया गया कि जिन शिप की मौजूदगी की बात की गई, उन्हें कंट्रोल करने वाली मदरशिप भी सौर मंडल में हो सकती हैं। मतलब ये कि शोध करने वाले दूसरे ग्रहों के जहाज जहां से कंट्रोल होते हों, वो भी सौर मंडल में होने की आशंका है। ये मदरशिप बहुत कुछ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी हो सकती हैं, जिसे दूसरे ग्रहों के जीव यानी एलियन चलाते हों। हॉलीवुड की कई फिल्में इससे जुड़ी सनसनीखेज कहानियां सुना चुकी हैं, लेकिन अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों के पास इससे जुड़ा कोई सबूत नहीं है। इस बीच अमेरिका के विदेश विभाग का एक बयान अमेरिका के लिए फजीहत की वजह बन गया। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मेक्सिको के कुछ राज्यों की यात्रा न करने की अपील की थी, जिसके बाद मेक्सिको की सरकार भड़क गई।
मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अमेरिका की एडवाइजरी की बखिया उधेड़ कर रख दी। मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने देश को अमेरिका से कहीं ज्यादा सुरक्षित बता दिया। मेक्सिको में पिछले कुछ महीनों में ड्रग्स माफिया से जुड़ी हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसी एक घटना में पिछले हफ्ते वहां 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें 2 अमेरिका के नागरिक थे। इसी घटना की वजह से अमेरिका की सरकार एक्शन में आई थी। उसके विदेश विभाग ने मेक्सिको के 7 राज्यों को असुरक्षित बता दिया और 17 राज्यों में लोगों से सावधान रहने की अपील कर दी। मेक्सिको के कुल 32 राज्य हैं, इनमें कुल मिलाकर केवल 10 राज्यों को अमेरिका ने सुरक्षित माना। इसलिए मेक्सिको के राष्ट्रपति ने इस एडवाइजरी को बकवास बता दिया। उधर लंदन में पाकिस्तान की पार्टी MQMP यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पार्टी के संस्थापक अल्ताफ हुसैन के खिलाफ मुकदमा जीत लिया। ये लड़ाई लंदन में पार्टी की 10 मिलियन पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक की थी, जिसे MQMP के संस्थापक अल्ताफ हुसैन अपना बता रहे थे, जिसके खिलाफ पार्टी ने लंदन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। अदालत ने अपने फैसले में बताया कि अल्ताफ हुसैन पार्टी छोड़ चुके हैं, इसलिए प्रॉपर्टी पर उनका कोई अधिकार नहीं बनता। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन ने अपने सोवियत दौर के टैंकों के लिए गोले बनाने शुरू कर दिए। बताया गया कि उसे अब तक ये गोले पश्चिमी देशों से मिल रहे थे, लेकिन दावा है कि यूक्रेन को 1 साल तक मदद करने के बाद उसके कई सहयोगियों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के पास मौजूद ज्यादातर टैंक सोवियत दौर के हैं। ऐसे में गोले की सप्लाई रुकने से यूक्रेन की सेना की मुश्किलें बढ़ गईं। दावा तो यहाँ तक किया गया कि गोलों की कमी की वजह से यूक्रेन की सेना को बहुत से टैंकों को खड़ा करना पड़ गया। ऐसे में इस परेशानी से निपटने के लिए यूक्रेन ने खुद ही गोले बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि दावा है कि इसमें नेटो का एक सदस्य देश यूक्रेन की मदद कर रहा है और इन गोलों को यूक्रेन से बाहर किसी दूसरे देश में बनाया जा रहा है। उधर यूक्रेन के मीडिया ने दावा किया कि रूस की सेना गोला बारूद की भयंकर कमी से जूझ रही है। बताया गया कि हालात इतने बदतर हो गए कि उनके लिए गोला बारूद के इस्तेमाल की सीमा तय कर दी गई। और ये दावा ब्रिटेन की सेना के खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया, जिसमें बताया गया कि रूसी सेना पिछले कुछ हफ्तों से गोला बारूद की किल्लत का सामना कर रही है। दावा है कि रूस ने इस कमी को पूरा करने के लिए गोला बारूद के पुराने स्टॉक का भी इस्तेमाल कर लिया, लेकिन परेशानी जस की तस बनी हुई है, क्योंकि दावा है कि रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने हथियार बनाने वाली कंपनियों की भी कमर तोड़कर रख दी, जिसकी वजह से वो गोला बारूद बनाने के अपने तय लक्ष्य को भी पूरा नहीं कर पा रही, जिससे पुतिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वो इस परेशानी से निपटने के लिए कई तरह के उपायों में जुटे हैं। लेकिन दावा है कि गोला बारूद की समस्या पर काबू पाने के लिए फिलहाल जंग में उनके इस्तेमाल की सीमा तय कर दी गई। इधर मध्य प्रदेश के विदिशा में बोरवेल से निकाले गए 7 साल के बच्चे को बचाया नहीं जा सका। एक रोज पहले वो बच्चा 60 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया था, जिसे एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाहर निकाल लिया। इसके बाद उस बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो की सदस्यता के लिए तुर्की और फिनलैंड को अपना समर्थन दे सकता है, लेकिन उसने स्वीडन को समर्थन देने की हामी नहीं भरी है। पिछले साल मई में फिनलैंड और स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन तुर्की के वीटो ने इन देशों का रास्ता रोक दिया था। तुर्की का आरोप था कि फिनलैंड और स्वीडन उसके देश में आतंक फैलाने वाले कुर्द लड़ाकों को पनाह देते हैं। इसके अलावा इन दोनों ने तुर्की को हथियार देने पर बैन भी लगा रखा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से तुर्की ने फिनलैंड और स्वीडन का विरोध किया था, क्योंकि किसी भी देश को नेटो का सदस्य बनने के लिए उसके मौजूदा सभी 30 सदस्यों की मंजूरी मिलनी जरूरी है। और इसी नियम का फायदा उठाते हुए तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के मंसूबे पर पानी फेर दिया था। लेकिन अब पश्चिमी मीडिया का कहना है कि तुर्की फिनलैंड को अपना समर्थन दे सकता है, जिसका सीधा मतलब यह है कि फिनलैंड का नेटो में शामिल होने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि तुर्की स्वीडन पर नरमी बरतने के मूड में नहीं है, जबकि तुर्की को मनाने के लिए स्वीडन ने उसकी सारी शर्तें मान ली थी। यहां तक कि उसने कुछ कुर्द लड़ाकों को भी उसे सौंप दिया था। लेकिन कुछ हफ्ते पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए एक विरोध प्रदर्शन की वजह से स्वीडन और तुर्की के रिश्ते फिर बिगड़ गए थे, क्योंकि उस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने कुरान की प्रतियों में आग लगा दी थी और कुरान जलाने की इस घटना पर कई मुस्लिम देशों ने स्वीडन की निंदा की थी। लेकिन इसका जवाब देते हुए तुर्की के समर्थकों ने स्वीडन के राष्ट्रीय ध्वज को ही जला दिया था, जिससे दोनों देशों के बीच न सिर्फ तनाव बना हुआ है, बल्कि अब तुर्की नेटो में स्वीडन के शामिल होने की राह का रोड़ा बन चुका है।